24 की चौपाल का हमारा सफर मेरठ पहुंच चुका है और मेरठ में तमाम जगह बातचीत करने के बाद अब हम कुछ शिक्षक, कुछ समाजसेवी और कुछ डॉक्टरों के बीच में बैठे हुए हैं। हर तबके की राय इस चुनाव में आनी जरूरी है और इसीलिए हम आज हमारे साथ में, मेरे बगल में मैं बात करूं तो नेहा वत्स कक्कड़ जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, एनजीओ संचालिका हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो डॉक्टर सरिता त्यागी जी हैं, ये भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एजुकेशनिस्ट पूनम शर्मा जी हैं। पूनम शर्मा जी के अलावा मेरे साथ तरुण चोपड़ा जी भी हैं और मीनू चोपड़ा जी भी हैं। इसके अलावा अभिषेक जी शिक्षाविद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का मेरे साथ स्वागत है वन इंडिया में मेरठ। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए, इन्होंने कही कि बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, स्वास्थ्य में भी बात हुई। क्या आप लोग यहाँ ऐसी शिक्षा दे पा रहे हैं कि एनसीआर की जो डिमांड है जॉब्स देने की या जो मैन पावर की, वो पूरी हो रही है? क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर कि आपके बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके काम आ रहे हैं या वो जाकर के एनसीआर में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या इसकी कहीं जरूरत है? क्योंकि बहुत से लोग हम लोग देखते हैं कि मेरठ से अप डाउन करते हैं, चाहे गाजियाबाद जाना हो, इवन दिल्ली और नोएडा में। क्या अभी इस चीज में काम करने की जरूरत है कि एजुकेशन तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन जॉब क्रिएशन में अभी पीछे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी, जैसा कि पूनम मैडम ने कहा कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था मेरठ की है बहुत सुदृढ़ है और बड़े नामचीन स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल की बात करें या हम अगर स्टेट बोर्ड के स्कूल की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अव्वल दर्जे के स्कूल हैं जहाँ पर अव्वल दर्जे के टीचर और बड़े अच्छे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि मेरठ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। इसीलिए यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दिल्ली या पुणे या और बड़ी सिटीज़ में जाते हैं। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन के लिए हमें प्रयास करने होंगे, इंडस्ट्रीज़ लानी होंगी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ आईटी पार्क प्लान भी है और उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरह की, जैसे कि नेहा मैडम ने बताया कि कनेक्टिविटी एक इशू था, वो अब बहुत ज़्यादा वो गैप जो है ब्रिज हो रहा है। उसके बाद हमारी रैपिड रेल शुरू होने वाली है, तो गैप जो है धीरे धीरे वो अब कम हो जाएगा। तो हमारे बच्चे मतलब बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो मेरठ में आएंगी और हमारे जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो यहाँ पढ़ने के बाद यहीं रह जाएंगे। जी से भी जानना चाहता हूँ कि अभिषेक जी, प्राइवेट स्कूलों की तो ठीक है, वो तो चमकते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है वो भी आज एलीट क्लास, या यूं कहें कि जरा सा भी अगर किसी के पास पैसा आ गया, उसका अगर खाना पीना ठीक हो गया, वो प्राइवेट की तरफ भागता है। आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए? मैं आपसे सुझाव अगर दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। जो प्राइमरी स्कूल हैं वहां की स्थिति अभी भी बिल्कुल भी दयनीय है। 50 चीजें मैम ने बताई कि बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, हमारी जो बेसिक शिक्षा, वो अभी भी अगर दलिया तक ही सीमित है, दलिया से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको थोड़ा सा जो है मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है और उस दिशा में काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में, क्योंकि किसी भी देश की जो नींव है वो बच्चे हैं और अगर वो नींव मजबूत नहीं है तो कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता। और जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन की बात है, प्राइवेट एजुकेशन दे रहे, लेकिन ये जो ऊपर हमारे जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा। पहली बात, उसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे खुद के जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाले भाई बहन हैं वो अपने बच्चों को सुनिश्चित करें कि वो उसमें उनका एडमिशन कराएं। जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू करें ताकि वहाँ की जो स्थिति जिसको हम कह रहे हैं दयनीय है वो अपने आप सुधर जाएगी, जिसके लिए कुछ की कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आज भी जो चयनित शिक्षक और शिक्षिका हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं और वो उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने कि प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि पढ़ाने वाले वही टीचर हैं।
लेकिन समस्या सिर्फ एक माइंडसेट की है, उस माइंडसेट को सही करना होगा। आज अगर सरकार संज्ञान लेती तो ये प्राइवेट स्कूल इतने नहीं खुलते। मैं एज ए शिक्षक आपको ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि आज 1 लाख रुपया कमाने के बाद भी अगर कोई पैसे नहीं बचा पा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो उसका पैसा जा रहा है चिकित्सा में, जो कि बहुत महंगी है, और दूसरा पैसा जा रहा है शिक्षा पे। अगर आप ये दोनों की जिम्मेदारी अगर सरकार अपने हाथ में ले ले, जैसे कि आयुष्मान भारत लेके आई स्कीम कि 5 लाख तक फ्री है, तो वो बहुत हेल्प कर रहा है। तो अगर ये 2 मुद्दे अगर सरकार अपने हाथ में ले ले, तो मुझे नहीं लगता कि खुशहाली से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। जैसे